सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे का नया नाम क्या रखा गया है। तो आंसर होगा भारत नगर। तो उत्तर प्रदेश में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भारत नगर कर दिया है। अच्छा, ये नाम क्यों बदला गया? तो ये जो नया नाम इन्होंने रखा है ये भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के सम्मान में ये नाम रखा गया है। इस भदरसा के पास में ही भारत कुंड नाम का एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है, इसीलिए इस क्षेत्र का संबंध भरत जी से माना जाता है। तो सरकार का उद्देश्य है ऐसा करने से कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मजबूत करना। इसके अलावा एक और नोट डाल सकते हो आप, अयोध्या जिले के खिलोनी सुचितागंज नगर पंचायत का नाम भी बदल करके मां ज्वाला जी नगर पंचायत कर दिया गया। नाम बदलने से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे मुंबई के पुराने कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया था। झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक कर दिया। उत्तर प्रदेश के शाजापुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर भगवान परशुराम जी के नाम पे परशुरामपुरी कर दिया था। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर दिवंगत लोक नेता दिनकर बाबू पाटिल के नाम पर रख दिया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, इसे अब किस नाम से जानेंगे? वीबीजी राम जी, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इसमें याद रखना रोजगार की जो अवधि है उसको भी 100 से बढ़ा के 125 कर दिया है। केंद्र सरकार ने पीएमओ का नया नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया। और इसके अलावा राज्यपालों के राज्य भवनों के नाम बदलकर लोक भवन किया गया और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल ने, जब यहाँ पे दीदी का राज्य था तब का ये प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल ने रोजगार गारंटी योजना जो चलती है यहाँ पे कर्मश्री, उसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया था। पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा कर दिया गया। ये सिक्किम का एकमात्र और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है। केरल को वैसे अब केरलम के नाम से हम जानने लग गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो माउंट आबू है सिरोही जिले में, उसका नाम बदलकर अबुराज कर दिया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, या यूं कहो कि तेलंगाना में अभी एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। और 2027 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज को हम बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जानेंगे। और हाँ, इसी तरह का एक और प्रश्न भी पड़ा था कि अमेरिका में फ्लोरिडा के पास एक पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम बदलकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। ठीक है, तो ये नाम बदलने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस योजना को भी किसने शुरू किया? तो आंसर होगा बिहार ने। तो भी बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को हेलीकॉप्टर से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराना। अभी इस योजना को वहां के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने पटना से लॉन्च किया है और 18 जुलाई 2026 से ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। तो अब आम लोग भी कम समय में हेलीकॉप्टर से पर्यटन स्थलों की यात्रा कर पाएंगे। और यहाँ पे सरकार प्रत्येक टिकट पर, जो आप हेलीकॉप्टर की टिकट लोगे, उस पर मैक्सिमम 15,422 रुपए तक की सब्सिडी भी दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा का लाभ उठा पाए। तो पहले चरण में कहाँ कहाँ आपको घूमने का मौका मिलेगा? तो पटना में, मतलब हेलीकॉप्टर से आप पटना शहर को हवा से देख पाएंगे, यानी कि पटना शहर का हवाई नज़ारा आप हेलीकॉप्टर से देख पाएंगे। गंगा नदी देख पाएंगे, जेपी गंगा पथ देख पाएंगे, तख्त श्री हरि मंदिर साहिब आदि आप देख पाएंगे। इसमें किराया कितना लगने वाला है? 2100 रुपये। बाकी राजगीर अगर आपको देखना है तो राजगीर में नालंदा और राजगीर के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों की हवाई यात्रा आपको कराई जाएगी। किराया लगेगा 4000 रुपये। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और इको टूरिज्म स्थल आपको देखने को मिलेगा, इसमें किराया लगेगा 5000 रुपये। और कैमूर में माँ मुंडेश्वरी मंदिर, मतलब प्रसिद्ध जो वहाँ का माँ मुंडेश्वरी मंदिर है, उसके दर्शन आपको कराए जाएंगे हवाई सेवा से, हेलीकॉप्टर से, और उसमें किराया लगेगा 6000 रुपये। ठीक है, तो ये सब कर रहा है बिहार। बिहार ने इस योजना को शुरू किया। तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन। बिहार दिवस कब मनाते हैं? जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है
और बिहार का जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर आपको मिलेगा। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से देखेंगे। तो बिहार में एक नई पुलिस यूनिट अभिया ब्रिगेड को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है बिहार में वुमेन एंड गर्ल स्टूडेंट की सिक्योरिटी करना। बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। और आईआईटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया। ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पर खुला? पटना, बिहार में। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बन गया? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और नितिन नबीन ये पटना बिहार से हैं, बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, 12वें नंबर के वे थे। बिहार ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। बिहार सरकार ने वैशाली जिले के हाजीपुर में देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट खोलने की मंजूरी दी है। पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो बने मीनाक्षी मदन रॉय। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन। इनको ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अभी हमने पढ़ा था बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला। एक है नालंदा का 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, एक गया का पत्थर कटी पत्थर शिल्पकला, एक भोजपुर का पीड़िया चित्रकला। ठीक है, तो बिहार से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह पोर्ट कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कामराजार बंदरगाह। तो कामराजार बंदरगाह इससे पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था। चेन्नई तमिलनाडु में आपको मिलेगा। चेन्नई तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर है ये। और अभी इस बंदरगाह की समुद्र में गहराई, जिसे ऑपरेशनल ड्राफ्ट कहते हैं, ये बढ़कर के 18 मीटर कर दी गई है। तो इस तरह से ये 18 मीटर ड्राफ्ट वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। आपको होगी इस तरह का ये दूसरा बन गया, तो पहला कौन सा है? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम बंदर। तो ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्या होता है भैया? तो यहाँ पर ड्राफ्ट का मतलब हो गया कि किसी बंदरगाह के पास समुद्र में इतनी गहराई हो कि बड़े बड़े जहाज सुरक्षित रूप से अंदर आ जा सके, क्योंकि जितनी ज्यादा गहराई होगी उतने ही बड़े और भारी जहाज बंदरगाह पर आ जा सके। अच्छा, बात करें इसे ये उपलब्धि कैसे मिली है, तो कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना के तहत समुद्र की तलहटी से मिट्टी और रेत निकालकर बंदरगाह की गहराई 18 मीटर कर दी गई। ठीक है, तो कौन सा है ये? कामराजार बंदरगाह, जिसे एन्नोर बंदरगाह के नाम से भी आप जानते हो, चेन्नई तमिलनाडु में आपको मिलेगा। कुछ इसी तरह के पोर्ट्स जो बंदरगाह है वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहे थे, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अगर बात करते हैं वधावन पोर्ट, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, आधारशिला। और चबाहार पोर्ट ये ईरान में है। और यहाँ पे जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है उसको भारत ने 10 सालों के लिए लीज पे लिया। भारत ने इसको निर्माण किया। सितवे पोर्ट म्यांमार में है। कांके संतुराई पोर्ट श्रीलंका में। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया। हाइफा पोर्ट इजराइल। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये शुरू हुई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चाइना ने इसको बनाया। विजिंगम पोर्ट ये केरल में है और ये भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। उसके अलावा अगर मोंगला पोर्ट पूछे तो ये बांग्लादेश में है, भारत ऑपरेट कर रहा है। दुक्कम पोर्ट ओमान में। कांडला पोर्ट गुजरात में, जिसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट। गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा में। मुंद्रा पोर्ट गुजरात हो गया। और हजीरा पोर्ट ये भी गुजरात हो गया। धामरा पोर्ट उड़ीसा हो गया। सबांग बंदरगाह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है। एक और ये इंडेक्स याद रखना, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, ये भी आया था, जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो इसमें बताया कि भारत का सबसे अच्छा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो पूरी दुनिया में आप देखोगे तो 22वें स्थान पर है। और इस लिस्ट में टॉप पर है चाइना का फुजू पोर्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो न्यूज में बने रहे, मैंने आपको रिवाइज करा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन साई वज्र किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन ठगी, डिजिटल गिरफ्तारी यानी कि डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश, यूपीआई या बैंक फ्रॉड आदि पर रोक लगाने के लिए भी 7 दिनों का विशेष अभियान ऑपरेशन साई वज्र को शुरू किया है। यह अभियान डीजीपी राजीव कृष्णा के निर्देशन में चलाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य है ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ना, डिजिटल अरेस्ट जैसे फर्जी घोटालों को रोकना, फेक इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी पर कार्रवाई करना,
साइबर अपराध के पीड़ितों को जल्द से जल्द उनका पैसा वापस दिलाना। तो कौन सा अभियान है? ऑपरेशन साई वज्र। साई मतलब साइबर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको चलाया। देखो, साइबर से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवा, आपको याद होगा अगर पूछे कि किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, तो केरल। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? एमपी। नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियाई कंट्री बना था साउथ कोरिया। रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएगा उसका नाम है माया। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया था चंडीगढ़ में। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया था? नवी मुंबई में। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को बनाया गया था। उसके अलावा प्रतिबिंब लॉन्च हुआ था। ये क्या है? ये एक पोर्टल है जिसे हमारे गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने डेवलप किया है, जो साइबर अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराधियों को रियल टाइम में ट्रैक करने में मदद करता है। और स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था UIDAI ने। ये आधार इकोसिस्टम की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए था। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई ने आरबीआई रिलेथॉन 2026 को लॉन्च किया था। कहाँ? केरल में। ठीक है, ये तो साइबर से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराया, लेकिन हमारा जो प्रश्न था उसमें बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था, तराई एलिफेंट रिजर्व। वैसे आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में डीजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया था। GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना भी शुरू की और इसी को नाम दिया इस योजना को गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर होगा यास्तिका भाटिया। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज है यास्तिका भाटिया और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे टेस्ट मैच में शतक बना करके इतिहास रच दिया। उन्होंने 145 गेंदों में शतक लगाया। वे लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं और इस तरह से शतक पूरा करने के बाद उनका नाम लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज हो गया, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड के बारे में अभी एक आध दिन पहले ही हमने एक प्रश्न भी पढ़ा था, आपको याद होगा, क्योंकि इसी मैच में जो भारतीय महिला खिलाड़ी है क्रांति गौड़, उन्होंने भी 5 विकेट लेकर के अपना नाम लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड में दर्ज कराया था। याद आया? और अभी उसके बाद ये यास्तिका भाटिया उसी मैच में ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई। मतलब अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप शतक लगा दो, या आप बॉलर हैं तो उस एक मैच में आप 5 विकेट ले लो, तो उस ऑनर्स बोर्ड में आपका नाम आ जाएगा। और ये जो मैदान है ना, जो इंग्लैंड का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, याद रख। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत ने 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कितने गोल्ड मेडल जीते? तो आंसर होगा 5। तो 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 का आयोजन ये अभी हुआ था कोलंबिया में। इसमें 87 देशों के 381 छात्रों ने भाग लिया और भारत के 5 छात्रों ने यहाँ पे भाग लिया और सभी के सभी ने यहाँ पे गोल्ड जीता। और शानदार प्रदर्शन के बाद भारत ने संयुक्त रूप से विश्व में पहला स्थान हासिल किया। अब भारत के लिए ये उपलब्धि खास क्यों है? क्योंकि भारत के इतिहास में ये दूसरी बार है जब पूरी भारतीय टीम के जितने भी छात्र हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो। इससे पहले ये उपलब्धि 2018 में हमने हासिल की थी, जब हमारे यहाँ से जितने भी पार्टिसिपेंट्स गए थे वो सब गोल्ड लेकर के आए। अभी जो 5 भारतीय छात्र गए और गोल्ड लेकर के आए, उनके नाम आपके सामने है और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हो। कनिष्क जैन महाराष्ट्र से हैं, रिद्धेश अनंत ये मध्य प्रदेश इंदौर से, ऋषित गर्ग नई दिल्ली, श्रेष्ठ सुरैया महाराष्ट्र, स्वरित जोशी
अहमदाबाद गुजरात। अच्छा, ये इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड क्या है? ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फिजिक्स प्रतियोगिताओं में से एक है। इसमें स्कूल स्तर के प्रतिभाशाली छात्र हिस्सा लेते हैं। तो ये कहाँ पर हुई, भारत ने कितने मेडल जीते, मेडल टैली में कहाँ रहा, सब हमने देख लिया है। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में नेशनल कैंपा की गवर्निंग बॉडी ने आस्था वन संरक्षण योजना के लिए कितना बजट जारी किया? तो आंसर होगा 3,000 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने अभी 10 जुलाई को आस्था वन संरक्षण योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य है देश भर में मौजूद लगभग 15,000 पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रूव्स या आस्था वन जिन्हें आप कहते हैं, उनका संरक्षण और पुनर्जीवन करना, रिस्टोर करना। और इसके लिए कुल बजट रखा गया है 3,000 करोड़ रुपए का। किस अवधि के लिए? 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए, यानी कि 5 वर्षों के लिए। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? तो राष्ट्रीय कैंपा फंड से। कैंपा मतलब कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अच्छा, ये आस्था वन सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? तो आप कहोगे आस्था वन ऐसे छोटे छोटे जंगल या वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय लोग धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था के कारण सदियों से बचाकर रखते हैं। इन वनों में आमतौर पर पेड़ काटना मना होता है, शिकार नहीं कर सकते, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन नहीं किया जाता और इसी वजह से ये वन आज भी प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। तो ये योजना शुरू क्यों की गई? तो सरकार चाहती है कि पवित्र जो उपवन है ये सुरक्षित रहे, जैव विविधता बढ़े, दुर्लभ पौधे और जीव बच सके, पारंपरिक संस्कृति और पर्यावरण दोनों का संरक्षण। अच्छा, इस योजना में सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ भूमिका है क्या? तो साथ में मैं इसको जोड़ के आपको बता दूं कि ये बात है दिसंबर 2024 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि पूरे देश के पवित्र उपवनों की सुरक्षा के लिए योजना बनाओ भैया। और इसी निर्देश के बाद सरकार ने ये आस्था वन संरक्षण योजना को तैयार किया। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस योजना को अभी मंजूरी कहाँ पर दी गई। एक्चुअली में अभी नेशनल कैंपा गवर्निंग बॉडी की 7वीं बैठक अभी कोयम्बटूर में हो रही थी और यहीं पर इस योजना को मंजूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। अच्छा, ये जो फंड यहाँ से आएगा कैंपा जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैंपा के बारे में आप जान लो एक बार। कैंपा जो फंड देगा भैया 3,000 करोड़ रुपए दे रहा है, तो उसके बारे में जानना चाहिए। मतलब क्या हो गया, हमने देखा कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो आप कहोगे ये भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। क्या काम करता है ये? देखो, जब भी विकास कार्यों के लिए, चाहे आपको खनन के लिए जमीन चाहिए, सड़क बनाने के लिए चाहिए, बांध निर्माण के लिए चाहिए, या किसी भी चीज के लिए अगर आपको जमीन चाहिए, उस जमीन पर वन है, फॉरेस्ट है, तो वो फॉरेस्ट खत्म करना पड़ेगा, उस वन भूमि का उपयोग होगा। तो कैंपा उस नुकसान की भरपाई के लिए दूसरी जगह पेड़ लगाने और पर्यावरण के संरक्षण का काम करती है। ये संस्था किस एक्ट के तहत पारित हुई थी? 2016 का एक्ट, जो कि लागू हुआ था 2018। और ये काम कैसे करती है? तो जब भी कोई कंपनी या सरकारी एजेंसी जंगल की जमीन का उपयोग सड़क, रेलवे, खदान या किसी भी परियोजना के लिए करती है, तो वो कैंपा फंड में पैसा जमा करती है। अब ये पैसा 2 चीजों के लिए इस्तेमाल होगा, नए जंगल लगाने के लिए और जंगल से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं जैसे ऑक्सीजन, जैव विविधता और जल संरक्षण का मूल्य किया जाता है। और इसके हिसाब से इन 2 चीजों के लिए पैसे का बंटवारा होता है। और यहाँ पे राज्य और सेंटर ये पैसे को अपने अपने किस हिसाब से रखते हैं, तो 10% केंद्र सरकार उस पैसे को रखती है और 90% जो राज्य सरकार है जहाँ की वो जमीन है उसके पास वो पैसा जाता है। ठीक है, तो कैंपा अभी आपको समझ में आ गया कैंपा क्या है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में IBM क्वांटम के सहयोग से क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम क्वांटम एडवांटेज को अभी किसने डिजाइन किया? तो आंसर होगा बिट्स पिलानी। तो बिट्स पिलानी के वैज्ञानिकों ने IBM क्वांटम के साथ मिलकर एक नया क्वांटम एल्गोरिदम बनाया है। इस एल्गोरिदम ने 120 क्यूबिट वाले IBM क्वांटम प्रोसेसर पर उप परमाणु सब एटॉमिक कणों के व्यवहार का सफलतापूर्वक सिमुलेशन यानी कि अनुकरण किया। इसकी खास बात क्या है कि क्वांटम कंप्यूटर ने यह काम सिर्फ 20 सेकंड में पूरा कर दिया, जबकि यही काम अगर एक सामान्य कंप्यूटर में किया जाता तो लगभग 2 घंटे लग जाते। इसका मतलब क्या हो गया कि इस विशेष काम में क्वांटम कंप्यूटर कहीं ज्यादा तेज साबित हो। तो इससे क्या पता चलता है, इसका महत्व क्या है? इससे ये पता चलता है कि क्वांटम कंप्यूटर कुछ खास प्रकार की समस्याओं को सामान्य कंप्यूटर से कई गुना तेज हल कर सकते हैं। तो इसकी ये उपलब्धि दवा खोजने में, नए पदार्थ खोजने में, रासायनिक विज्ञान और भौतिक के शोध में,
बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अच्छा, ये क्वांटम एडवांटेज का मतलब क्या है जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था? जब भी कोई क्वांटम कंप्यूटर किसी खास समस्या को सामान्य कंप्यूटर से ज़्यादा तेज, ज़्यादा सटीक या कम लागत में हल कर देता है तो इसे क्वांटम एडवांटेज कहते हैं। अच्छा, क्वांटम क्वांटम हम कर रहे हैं तो आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। और देखो, क्वांटम से कुछ मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन पहले आईबीएम की बात करते हैं। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्थापना होती है 1911 में, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, सीईओ है अरविंद कृष्णा। इसका निकनेम एक बार एग्जाम में आया था, बिग ब्लू इसको कहते हैं। और नासा ने आईबीएम के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एक एआई मॉडल लॉन्च किया, उसका नाम है सूर्य। आईबीएम ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहां पर लॉन्च किया था? बंगलुरु। वैसे आपको याद है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, ये क्या है, कब शुरू हुआ था? तो भारत सरकार ने 2023 में इस मिशन को शुरू किया था। और उसके लिए बजट कितना रखा था? तो आप मान के चलो लगभग 6,000 करोड़ रुपए। ठीक है, किस अवधि के लिए? 2023-24 से लेकर 2030-31 तक के लिए, जिसका उद्देश्य है भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, अपना क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान और उद्योग को मजबूत करना, भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करना। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात के ऊंझा, जो कि मेहसाणा जिले में है, और यहाँ पर उगाए जाने वाले जीरा और सौंफ को भी जीआई टैग मिल गया है। और इन्हें जीआई टैग क्यों मिला आप पूछोगे? क्योंकि ऊंझा की मिट्टी, जलवायु और खेती की पारंपरिक तकनीक इन मसालों को अलग गुणवत्ता और स्वाद देती है। और जीरे से आपको याद दिला दूं कि गुजरात ये भारत का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक राज्य है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक और निर्यातक देश है। देखो, जीआई टैग से हम बात करें, जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक्ट है 1999 का, लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया था 2004-5 में। किसको? दार्जिलिंग टी को, जो पश्चिम बंगाल की है। मैंने आपको बताया था किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग देते हैं तो 10 सालों के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। जीआई टैग कौन देता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो चेन्नई में स्थित है, और ये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत ही काम करती। और भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 10,000 जीआई टैग को शामिल करना, मतलब 10,000 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देना 2030 तक। आपको याद होगा, इसी साल के बता रहा हूँ, राजस्थान के नागौर जिले के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला था। असम के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट कार्बी आंगलोंग अदरक को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया गया था लंदन में। मध्य प्रदेश के धार जिले की मांडू की खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला। हरियाणा के सिरसा में उगने वाले किन्नू को जीआई टैग मिला, और ये हरियाणा का पहला फल बना जिसे जीआई टैग मिला। और राजस्थान के जोधपुर के पारंपरिक मोजड़ी को, जूतियों को जीआई टैग मिला। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। वैसे तो और भी कई सारी चीज़ों को मिला, लेकिन जिसमें से कुछ एक मैंने आपको रिवाइज कराई है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, अगला क्या देखें, अभी जो जीआई टैग वाला प्रश्न है वो गुजरात से ही तो है। तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा, नृत्य है गरबा और डांडिया। पंसड़ा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। सरदार सरोवर बांधे नर्मदा नदी पर, उकाई बांधे ताप्ती नदी पर, कडाना बांधे माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांधे बनास नदी। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पड़े अगर गुजरात से, तो भारत सरकार ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल लाइन बनाने को मंजूरी दी थी, और ये भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर होगा, जो कि अहमदाबाद से धोलेरा तक बनेगा। बाकी भारत और नीदरलैंड ने मिलकर गुजरात की कल्पसर परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए समझौता किया था। विश्व योगासन चैंपियनशिप का पहला एडिशन अभी अहमदाबाद में हुआ था। इसका मैस्कोट है वीर, और इसमें टॉपर भारत ही रहा था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में बहुत बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजना शुरू की, और गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। अभी मेटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये आपस में मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेंगे, कहाँ? जामनगर गुजरात में। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रेकर नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस अभियान शुरू किया। उसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राज्यव्यापी
नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान को शुरू किया। गुजरात में पहली बार दक्षिण कोरिया की तकनीक से बना हवा से भरने वाला एक रबर बांध बनाया जा रहा है। कहाँ पर? गुजरात में ही। और अहमदाबाद के आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी, इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 के लिए भी चुना गया था। ये गुजरात से आते हैं। ठीक है, तो गुजरात से अभी ये सारे बातें न्यूज में थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो आंसर होगा दिल्ली लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने जो महिला समृद्धि योजना है वहां की, उसका नाम बदलकर अभी दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। इस योजना में क्या होता है, 21 साल से लेकर 60 वर्ष की आयु की जो पात्र महिलाएं होती है उनको हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। और अभी ये जो योजना है, कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन के आसपास ये शुरू हो सकती है। तो इसका जो नाम है वो बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया। महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाते हैं, ये बात याद रख। अब नाम बदलने वाला जो प्रश्न है, आज ही के वीडियो में पहला प्रश्न भी इसी तरह का हमने पढ़ा था, वहां मैंने आपको रिवाइज कराए थे सारे नाम बदलने वाले से संबंधित जो भी अभी तक करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो यहाँ पे मैं आपको दिल्ली की कुछ क्वेश्चंस वगैरह रिवाइज करवा देता हूँ। या एक काम करते हैं, योजनाओं वाला प्रश्न है ना, तो योजनाओं से कुछ संबंधित प्रश्न आपको रिवाइज करा। तो आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू की। उसके अलावा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई थी। मेघालय सरकार ने सीएम इंस्पायर योजना को शुरू किया था। यूपीएससी के जो बच्चे अगर प्रीलिम्स पास कर लोगे तो 50,000 रुपए और मेंस पास कर लोगे तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। तेलंगाना सरकार ने प्रोजेक्ट संजीवनी नाम से एक नई योजना शुरू की। उसके अलावा स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की थी? स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने, इसमें महिलाओं को 3,000 रुपए मिलेंगे। पंजाब ने मेरी रसोई योजना शुरू की, गरीब परिवारों को पोषण युक्त खाद्य किट देने के लिए। आमा दीदी बहिनी बस सेवा ये गंगटोक सिक्किम में शुरू हुई थी। आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ में। सरकार ने सार्थक पीडीएस नाम से एक नई योजना शुरू की। और बेरोजगार युवाओं के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू हुई थी। अच्छा, बात करें ये योजना शुरू किसने की थी, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने शुरू की थी। केरल ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए प्रियदर्शनी योजना शुरू की। और थाई मामन थंगा मोधेरा थिट्टम योजना को तमिलनाडु ने शुरू किया। केरल ने ST/SC महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना शुरू की थी। ठीक है, तो कुछ योजनाएं ये भी न्यूज में थी, हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और बाकी इनकी PDF और डेली प्रैक्टिस के लिए इनकी जो क्विज है वो आपको मिल जाएगी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया था? तो कोपेनहेगन को, जो कि डेनमार्क का है। और दोबारा इस्तेमाल होने वाले RV-X रॉकेट का सफल परीक्षण किया था अभी जापान ने। फिर पूछा था कि अभी एरो इंडिया 2027 इसका 16वां संस्करण कहां पर होगा? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया महेंद्रगिरी नाम का जो युद्धपोत है किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 70 ने। फिर पूछा तीसरा नमस्ते दिवस अभी मनाया गया था 14 जुलाई को। और विंबलडन ओपन 2026 में मेन सिंगल टाइटल जीता है जैनिक सिनर ने, इटली के हैं। और शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व अमीर थे, शासक थे? तो आंसर होगा कतर। फिर पूछा था कि 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहां पर होगा इस साल? तो आंसर होगा तेलंगाना में होगा। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी की 28वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो आंसर होगा कोयम्बटूर में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहां पर शुरू होगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।